गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 9 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीआर के बारे में। ये 2 दिन पहले आर्टिकल आया था और मैंने आपको बोला था कि इसको मैं जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन करूंगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जीएस पेपर 2 से भी कवर कर सकते हो, जीएस पेपर 3 से भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक टॉपिक हमारे पास आता है वो है वेस्ट नाइल फीवर। कुछ इंडिया में से कुछ केसेस आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मून टाइम जोन क्या होता है। देखिए, इंडिया अर्थ के ऊपर जो टाइम जोन हम लोग यूज करते हैं वो तो आपको अच्छे से पता ही है। यूटीसी का यूज हम लोग करते हैं, अर्थ की रोटेशन का यूज करते हैं, रेवोल्यूशन का यूज करते हैं उस टाइम को मेजर करने के लिए। लेकिन मून के ऊपर अभी तक ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, तो मून के ऊपर भी हम लोग टाइम जोन फिक्स करने वाले हैं। तो ऐसा नासा का प्रपोजल आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। उसके अलावा एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं, या जो प्रधानमंत्री अ, उज्ज्वला योजना है, या इससे पहले जो भी और योजनाएं आई हैं जो कि इंडिया में क्लीन फ्यूल को प्रमोट करती हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक बात करने वाले हैं कि ये जो स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती है इसका इम्पैक्ट क्या होता है और कैसे वो काम करता है। वही हम लोग करेंगे टैक्स सेक्शन से, यहाँ पे मैंने उसका ऐड नहीं किया है। उसके अलावा डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं आज के एडिटोरियल से। इंडिया दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक है कि इंडिया में भैया इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और दूसरा ये है कि भाई इंडिया में आप डेवलपमेंट, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, आप चाहे हेल्थ की इंडिकेटर्स की बात करें, वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और अगर आपके फ्रेंड्स कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो शेयर कर सकते हैं उनके साथ। सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम होता है, आप उसको भी यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, क्यूआर कोड आपको दिया हुआ है। चलिए, पहला हम लोग टॉपिक करते हैं यही वाला आईपीआर वाला। देखिए, थोड़ा सा इकोनॉमी का टॉपिक है तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कुछ स्टूडेंट्स को। इकोनॉमी के टॉपिक्स में यूजली ऐसा होता है क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स कवर नहीं होते हैं ना, तब तक करंट अफेयर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ, अपने बेसिक्स को स्ट्रोंग करिए। सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने से तैयारी हो जाएगी ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर की जो फाउंडेशन होती है वो आपका स्टैटिक बेसिक पार्ट ही होता है। जब तक ये स्ट्रोंग नहीं होगा, करंट अफेयर आपको लगेगा आपको समझ में आ गया है, लेकिन वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, आप उसको लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाओगे, एग्जाम में उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे। तो अपने बेसिक्स को पहले जरूर स्ट्रोंग करें। अब करंट अफेयर पढ़ते रहें नो डाउट, लेकिन साथ के साथ बेसिक्स को स्ट्रोंग जरूर करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अभी कॉलेज सेकंड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, तो उनको लगता है चलो करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपको थोड़ी 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 अंडरस्टैंडिंग हो रही है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाती है। लेकिन अपनी एनसीईआरटीज, अपनी बेसिक्स, अपने स्टैटिक्स, उसको भी साथ साथ पढ़ते चलें। और आपको रियलाइज होगा, जब आपका बेसिक स्ट्रोंग हो रहा होगा ना, आपको करंट अफेयर की समझ भी बेटर होती रहती है, राइट। तो आज हम लोग बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में इस आर्टिकल में। देखिए, सिंपल से तरीके से आपको बताता हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। मान के चलिए, मेरे हाथ में ये मेरा पेन है, या मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, राइट। ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैंने इसको खरीदा हुआ है, मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, मैं इसको जैसे मर्जी यूज करूं। लेकिन ये पेन मैंने तो नहीं बनाया, इस पेन को बनाने की टेक्नोलॉजी मैंने तो डिस्कवर नहीं की, ये मोबाइल फोन तो मैंने डिस्कवर नहीं किया, ना मैंने इसको असेंबल किया, ना मैंने इसके प्रोडक्ट्स को बनाया। ये तो किसी के दिमाग की उपज है, किसी ने अपने इंटेलेक्ट का यूज किया है, इसमें टेक्नोलॉजी लगाई है, दिमाग लगाया है, मैनेजमेंट लगाई है, तब जाके मोबाइल फोन बनता है। तो जिसने भी ये काम किया है, किसी कंपनी ने ये काम किया है ना, तो ये उस कंपनी ने क्योंकि अपना दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी लगाया, प्रोसेस लगाया, मैनेजमेंट लगाया, पैसा लगाया, ये उस कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट। क्योंकि उसने अपने दिमाग, अपने इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस का यूज करके इसको बनाया है। अब मान लो मैं कोई पोएम लिखता हूं, तो उसको तो मैंने अपने दिमाग का यूज करके बनाया है। तो ये पोएम मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप पोएम को टच तो नहीं कर सकते, सुन सकते हो, बस महसूस कर सकते हो, टच तो नहीं कर सकते। फिजिकल प्रॉपर्टी होती तो आप टच भी कर लेते।
मैंने कोई सॉन्ग बनाया, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मैंने कोई अपने दिमाग का इंटेलिजेंस का यूज करके एक ऐसी मशीन बनाई कि जिसमें एक तरफ अगर मैं लकड़ी डालूं तो दूसरी तरफ से गोल्ड निकले। अपने दिमाग का यूज करके बनाया ना, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल पर्सन नया डिस्कवर करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए बहुत सारा टाइम अलॉट करता है अपनी जिंदगी का, बहुत सारा पैसा भी उसमें इन्वॉल्व करता है, खूब सारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इसीलिए जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उस आदमी का ये अधिकार होता है कि कोई और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज ना करे, कमर्शियल यूज ना करे। अब मान लो मैंने 20 साल अपनी लाइफ के दिए और मैंने ये मशीन बनाई और पता चला मार्केट में कोई और मशीन का यूज कर रहा है, तो मैंने 20 साल में जो पैसा खर्चा किया, अपनी एनर्जी खर्चा किया, उसको तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये ऐसे क्रिएटर्स को दिया जाता है, उनको एक्सक्लूसिव राइट होता है अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। हाँ, आप किसी को लाइसेंस दे सकते हो, लेकिन फाइनल अधिकार आपका ही रहता है। दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट, जो बहुत सिंपल टर्म में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप अपने दिमाग का, इंटेलेक्ट का, इंटेलिजेंस का यूज करके अगर कोई चीज क्रिएट करते हो तो आपको पूरा अधिकार है, एक्सक्लूसिव अधिकार आपको होता है कि कोई और उसका यूज ना करे। अगर किसी को वो चीज यूज करनी है तो आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आपके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाएगी तो समाज में इनोवेशन होना बंद हो जाएगा। भैया, आप अपना टाइम, अपना दिमाग, अपना पैसा क्यों खर्च करोगे जब आपको पता है कि कोई भी इसका यूज कर लेगा? इनोवेशन नहीं करेगा ना कोई भी। तो उस इनोवेशन, क्रिएटिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं। इंडिया के अंदर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हर कंट्री में लगभग लगभग होता है। किसी कंट्री में बहुत स्ट्रांग होता है, किसी में इतना स्ट्रांग नहीं होता है। डब्ल्यूटीओ के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोविजन होता है जिसे कहते हैं ट्रिप्स, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इंडिया इसका एक मेंबर है। इंडिया में पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग जो चीजें हुआ करती थी, लॉज हुआ करते थे, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। पर 2016 में हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रांग कर दिया है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया मैंने पोएम लिखी, ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में आ जाएगा। तो कई सारी चीजें यूज की जाती है, हमने टर्म सुनी भी होंगी, जैसे पेटेंट। पेटेंट, आपने एक मशीन बनाई, आपने एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाया। अब उस टाइम ट्रेवल मशीन को कोई और यूज ना करे आपकी परमिशन के बिना, तो आप अपनी मशीन को पेटेंट करवाते हो। तो ये 20 साल, 15 साल के लिए आपको अधिकार मिल जाता है कि कोई और उसका यूज नहीं कर पाएगा। एक यूज होती है टर्म कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई टैग जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत बार टॉपिक हम लोग कर चुके हैं क्लास में। जैसे कांचीपुरम साड़ी है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। दार्जिलिंग टी, जीआई टैग मिला हुआ है। प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन। आपने कई बार लोगो वगैरह देखे होंगे कंपनीज के, जैसे नाइकी का लोगो इस तरह से रहता है, ये वाला शू करके, राइट, ये लोगो रहता है। तो ये उसका एक लोगो है जो कि प्रोटेक्टेड है, कोई और इस लोगो को यूज नहीं कर सकता। ऐसे एडिडास का भी कुछ इस तरह का लोगो रहता है ना। तो उसका प्रोटेक्टेड है। तो हर किसी का ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में आते हैं। कोई और इसका यूज नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब एक दो टर्म का आपको मैं मीनिंग बता देता हूं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कई बार यूज होते हैं। जैसे पेटेंट वर्ड अभी 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 आपको मैंने बताया। तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि जो कोई इन्वेंटर होता है, ठीक है, आप एक इन्वेंटर हो, आपने एक मशीन इन्वेंट किया, तो गवर्नमेंट आपको एक्सक्लूसिव राइट देता है कि कोई और उस मशीन का यूज ना करे। ठीक है, which may be a product or a process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem। ठीक है, मान लो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक मशीन थी, वो मशीन थी टाइम ट्रेवल की। देखो, वैसे तो मैं तो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी आप छोटी सी चीज बना सकते हो। मान लो एक आटा बनाने की मशीन है, ठीक है, ये भी एक फ्लोर मेकिंग मशीन होगी।
तो ये भी किसी कंपनी ने तो बनाया होगा, उसका पेटेंट होगा। अब आप चाहते हो कि आप भी एक ऐसी ही मशीन बनाओ, तो क्या बना सकते हो? 100% बना सकते हो। लेकिन आप एग्जैक्टली उसी प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते जो उस कंपनी ने यूज किया है, क्योंकि वो प्रोसेस पेटेंट करवाया जा चुका है। तो आप उसकी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, वो आपके पेटेंट का वायलेशन हो जाएगा फिर। हाँ, आप कोई और प्रोसेस यूज करिए, आटा बनाने की मशीन बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका नया पेटेंट होगा। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर की मोबाइल कंपनीज हैं, काम तो सब एक ही करती हैं ना। कॉल सुनते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, लेकिन सबकी टेक्नोलॉजी अलग अलग है, सबका पेटेंट अलग अलग है। तो ये जो पेटेंट है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आपका। इंडिया की बात करें तो हमारे पास पेटेंट एक्ट 1970 है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक्ट को अमेंडमेंट किया था 2005 के अंदर, राइट, जिसमें हम लोग, अगर आपने कोई इनोवेशन की है तो हम लोग आपको पेटेंट दे सकते हैं। कई तरह के क्राइटेरिया इसके अंदर होते हैं कि पेटेंट लेने के लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो मेरे हाथ में मेरा माउस है, जो मैं काम करता हूँ लैपटॉप पे। अब ये किसी की कंपनी की प्रॉपर्टी है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी कंपनी की, मेरी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि मैंने इसको खरीदा हुआ है। अब इसके ऊपर मैं, ये ब्लैक कलर का है, मैंने इसके ऊपर व्हाइट पेंट कर दिया। तो मैं कल को ये जाके नहीं कह सकता, देखो सर एक तो बिल्कुल नया माउस है, ये मेरा पेटेंट करवा दो। अरे आपने कुछ नहीं किया इसके अंदर, आपने सिर्फ पेंट किया है, तो वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है। पेटेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये बिल्कुल नया होना चाहिए, इट शुड बी नोवल। ठीक है, एंड इट शुड हैव इन इन्वेंटिव स्टेप्स, और इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस। आपके आपने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया होगा, वो दिखना चाहिए कि हाँ भैया आपने नया टेक्नोलॉजी यूज किया है। इसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए। आप उसको अपने घर में ही तो यूज मत करिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा तभी पेटेंट मिलेगा, और तभी इसको प्रोटेक्ट करने का फायदा भी है, राइट। उसके अलावा सेक्शन 3 और 7 सेक्शन 4 जो है वो पेटेंट एक्ट के नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा इसके डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लीजिए बस हल्का सा, ठीक है। ये होता है पेटेंट। एक टर्म यूज की जाती है पेटेंट वाले केस में जिसे कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, ये क्या होता है पहले आपको मैं सिंपल टर्म में बता देता हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, जैसे मान लो आपने पेटेंट करवाई कोई चीज, आपने एक मेडिसिन बनाया, एक टैबलेट आपने बनाई जिससे हेडेक ठीक होता है, मान लो आपने सर दर्द की एक दवाई बनाई। ओके, अब आपने इसका पेटेंट करवा लिया 20 सालों के लिए। ठीक, 20 सालों के लिए आपके अलावा, आपकी कंपनी के अलावा कोई और इसको नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता है। जो प्रॉफिट आएगा वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपने इसको बनाया था, इन्वेंट किया था। अब 20 साल के बाद आप क्या करते हो? सेम टैबलेट है, आप कहते हो कि साहब ये टैबलेट सिर्फ हेडेक ही ठीक नहीं करती है, बल्कि ये टैबलेट जो है वो आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है, आईसाइट भी इंप्रूव करती है। अब आपने 20 साल के लिए फिर से पेटेंट ले लिया, कोई और उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। 20 साल के बाद आप क्या कहोगे? सब यही दवाई है, इस दवाई की एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने खोज कर ली है, ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है। आपने 20 साल के लिए और पेटेंट पेटेंट ले लिया। दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। आप उस प्रोडक्ट के अंदर हल्का सा माइनर मॉडिफिकेशन करते हो, और आप कहते हो कि सब मुझे नया पेटेंट दे दीजिए। तो इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पान ऑफ अ पेटेंट। दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। ओके, इंडिया के अंदर जो हमारा पेटेंट एक्ट 1970 है, उसका जो सेक्शन 3D है, ये एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट के केसेस को हैंडल करता है। और इंडिया में ये कई बार अलाउड नहीं होता है। जैसे 2013 में एक लैंडमार्क केस आया था, वहां पे एक कंपनी है, कोई यूरोपियन कंपनी है जिसका नाम है नोवारातिस। ठीक है, नोवारातिस कंपनी ने इंडिया में ये जो है एक कंपनी थी जो कि कई तरह की बीमारियों में यूज होती थी, इवन कैंसर वगैरह में भी कुछ लोग इसका यूज करते हैं। ये इसने अपना नया पेटेंट के लिए इंडिया में अप्लाई किया था, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ एवरग्रीनिंग, राइट। हम हमारे कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भैया आप इसका दोबारा से पेटेंट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार पेटेंट करवा चुके हो। तो इंडिया के सेक्शन 3D के अंदर एवरग्रीनिंग अलाउड नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। वैसे ही एक और केस था जॉनसन एंड जॉनसन का। इसकी एक दवाई है जिसका नाम है बेडिक्विलिन, जो कि
ट्यूबरक्लोसिस के अंदर यूज होती है, टीबी में यूज होती है। इन्होंने भी अपना एक 2000 इन्होंने तो 2023 के अंदर इनका पेटेंट खत्म हो गया था। इन्होंने नए पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसको भी वो नया पेटेंट नहीं मिला, क्योंकि दैट वाज द एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। भैया देखो, या तो कोई नया प्रोडक्ट बनाइए, फिर तो आपको पेटेंट देंगे। पुराने ही प्रोडक्ट में हल्का सा 1-2% आपने मॉडिफिकेशन करके आप उसको एज अ नया प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते। इंडिया में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इस तरह से अलाउड नहीं है, विच इज अ वायलेशन ऑफ आवर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 अंडर सेक्शन 3D। ये आपने याद रखना है। एक टर्म और यूज की जाती है जिसे कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। ये क्या होता है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि अमेरिका की कंपनी है, उसने एक कैंसर की दवाई बनाई, XYZ, ठीक है। और ये कैंसर की दवाई एक महीने में $10,000 की मिलती है सपोज। और ये इसको बनाती है, एकमात्र कंपनी है जो इसको बनाती है, क्योंकि उसने इसको मैन्युफैक्चर किया था, और देखा जाए तो इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो उसको कर सकता है। लेकिन इंडिया में तो लोग $10,000 पर मंथ अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे $10,000 पर ईयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दवाई को। तो होता क्या है, कई बार अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग उस कंपनी, जो भी कंपनी थी XYZ, जो भी कंपनी थी, मान लो ABC कंपनी थी, इस कंपनी की परमिशन के बिना भी इंडियन कंपनी को ये दवाई बनाने के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट किसी थर्ड पार्टी को वो दवाई या वो प्रोडक्ट बनाने के लिए लाइसेंस ग्रांट कर सकता है, इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर। तो यहाँ पे जो कंपनी थी, जो ABC, उसकी परमिशन के बिना भी इंडियन गवर्नमेंट ये दवाई बनाने के लिए किसी इंडियन कंपनी को लाइसेंस दे सकती है। क्यों दे सकती है? क्योंकि भैया यहाँ पे पेश है, तो इन द नेम ऑफ पब्लिक हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ऐसा किया जा सकता है। अब इस चीज को लेके इंडिया और यूरोप और अमेरिका वगैरह में बहुत ज्यादा इश्यूज चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन और इंडियन कंपनी और अमेरिकन कंपनी का ये कहना है कि इंडिया उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट नहीं करता है। उनकी परमिशन के बिना इंडियन कंपनीज उनके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देती हैं। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में काफी ज्यादा इश्यूज हैं इंडिया में। तो यस, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, क्या ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर में आता है? बिल्कुल आता है। जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है, ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउड है। और इंडिया यही कहता है कि भैया देखो, हम लोग इंटरनेशनल लॉ का तो वायलेशन नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो WTO की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे 2012 के अंदर एक कंपनी थी नाटको फार्मा, जो कि कैंसर की दवाई बनाती थी। दवाई का नाम था सोराफिन, ठीक है। और इसे कंपनी के द्वारा किया गया था, बेयर नाम की कंपनी थी, कोई जर्मन कंपनी थी शायद। इसका कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है एक इंडियन कंपनी को दिया गया था, ये कह के कि आपकी दवाई बहुत महंगी है, इंडिया में आदमी गरीब है तो इतनी महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है वो दिया गया था, ठीक है। तो हल्का सा आपको ये आइडिया होना चाहिए। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है, फैक्ट बेस्ड है, इसमें कुछ करवाने वाला है सच कुछ है नहीं। तो केरला एक हाई अलर्ट है, क्योंकि वहां पे एक आदमी की डेथ हो गई फ्रॉम द वेस्ट नाइल फीवर। तो वेस्ट नाइल रिवर के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ जानने की आप ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है नहीं। देखिए जरा, बर्ड है, बर्ड, ठीक है। बर्ड एक रेजर्वोयर होस्ट है। रेजर्वोयर का मतलब ये होता है जहां पे वो वायरस रहता है, एक बर्ड की बॉडी के अंदर वो रहता है। बाद में ये बर्ड से मस्कीटो में ट्रांसफर हो जाता है। इस मस्कीटो से ये ह्यूमन में भी जा सकता है, दूसरे एनिमल्स में भी जा सकता है। तो मस्कीटो एक वेक्टर है, जो कि उसको ट्रांसमिट करने के लिए मीडियम का काम करता है। और जो बर्ड्स हैं वो होस्ट हैं, जिसकी बॉडी के अंदर वो वायरस रहता है। तो ये बर्ड से मस्कीटो में जा सकता है, मस्कीटो से दोबारा से बर्ड में जा सकता है। ये आपने याद रखना है। मस्कीटो इज अ वेक्टर, वेक्टर का मतलब मीडियम होता है, जो उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे हम लोग मलेरिया की बात करते हैं, तो मलेरिया मच्छर से नहीं फैलता है, मच्छर की बॉडी में एक पैरासाइट होता है, उससे फैलता है। मच्छर सिर्फ एक मीडियम होता है, एक वेक्टर होता है जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। मच्छर काटने से आज तक मलेरिया नहीं फैलता है।
तो जो मच्छर इन्फेक्टेड नहीं है उस पैरासाइट से, आपको जितना मर्जी काट ले, आपको मलेरिया नहीं होगा, और यूजली ऐसा होता भी है। लेकिन जो पैरासाइट उसकी बॉडी में है, अगर वो काटेगा तो आपको मलेरिया होगा। दिस इज योर वेस्ट नाइल, वेस्ट नाइल फीवर। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि देखिए 1937 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, और बाद में ये पाया गया कि जो नाइल रिवर है उसकी वेस्टर्न साइड में जो है आपको ये देखने को मिलता है, अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट वगैरह में बाद में फैल गया। ठीक है, तो माइग्रेटरी रूट्स के द्वारा, तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस ये होता है। अब तक इसकी कोई भी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, सिर्फ इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी कि इसके सिम्टम्स को टैकल किया जाता है। इट इज अ फ्लेवी वायरस। ठीक है, जैसे एनसेप्टिलिस्ट होता है, जैसे जापानीज एनसेप्टिलिस्ट की हम लोग बात करते हैं, येलो फीवर होता है, पीला अजर होता है, उसके जैसे इसके सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, यूजली जो मस्किटो की जो एक स्पीसीज होती है क्यूलेक्स, ठीक है, उससे ज़्यादा फैलता है। और उसके अलावा जो मदर से बच्चे में भी जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में ऐसा हो सकता है, उस तरह की चीज़ें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह से ये हो सकता है। कॉन्टैक्ट से ये नहीं फैलता है, अगर मुझे वायरस है तो आपसे वो नहीं फैलेगा अगर आप उसको टच करते हो, तो उस तरह की चीज़ें अब तक ऑब्जर्व नहीं की गई हैं उसके द्वारा। अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल को खाते हो, ठीक है, या बर्ड को कंज्यूम करते हो, तब भी ये नहीं फैलता है। ठीक है, उसके अलावा सिम्टम्स में इसके वही आते हैं, फीवर, हेडेक, ट्रेमर्स, थोड़ा उल्टी वल्टी आती है, मसल वीकनेस होने लगती है, पैरालिसिस हो जाता है। 80% केसेस में ऐसा भी होता है कि जिसको वेस्ट नाइल फीवर होता है उसको कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम केस में यस सिम्टम्स आते हैं, और एक्सट्रीम केस में इसकी डेथ भी हो सकती है। तो केरला के अंदर जो केस आया है बेसिकली एक्सट्रीम केस था। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे। देखिए अब तक ना 12 लोग, एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट 12 लोग, वो मून के सरफेस पे जा चुके हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ अपोलो मिशन ऑफ अमेरिका, नासा। तो ये हैरिसन एस स्मिथ, आप देखिए जरा यहाँ पे 1972 के अंदर जो अपोलो मिशन गया था, तो इसके मेंबर थे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो बहुत सालों के बाद अब दोबारा से नासा मून के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। उसको बीच में जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों भेजेंगे? जितना उसको एक्सपेरिमेंट करना था उसने कर लिया। और टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, जब आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हो तो वो टेक्नोलॉजी अबेंडेंड हो जाती है, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, फिर आपको नया टेक्नोलॉजी बनाना पड़ता है। उस समय पे पूरा अमेरिकन नासा का जो पूरा बजट था वो मून मिशन की तरफ था, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इसलिए उन्होंने कई सारे मिशन बैक टू बैक भेजे, 12 लोगों को भेजा, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा। अब उसके बाद जब कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया, तो जब अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर दी ओवर रशिया, तो भेजने की जरूरत ही नहीं है। और इतने सालों से जो उन्होंने मिशन नहीं भेजा है, तो वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो जाती है, अभी आप उस टेक्नोलॉजी का यूज करके मून पे नहीं भेज सकते हो। ठीक है, थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। तो अब नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है मून के ऊपर भेजने के लिए। तो जो नासा का जो मिशन है जिसे बोलते हैं आर्टेमिस, ठीक है, तो हम लोग बहुत जल्दी आर्टेमिस मिशन का यूज करके मून के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं। लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, उससे पहले हम लोग मून के आसपास उनको फ्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ नासा में कुछ साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट हैं वो मून के आसपास जाएंगे, फिर बाद में मून के ऊपर लैंड करेंगे, वो तो एक अलग बात है। नाउ, जब हम लोग अर्थ पे टाइम की बात करते हैं, राइट, टाइम मेजर किया जाता है हमारे यहाँ पे यूटीसी से। ठीक है, और उस यूटीसी के बेसिस से हम लोग यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम बोलते हैं, कि मोबाइल फोन वगैरह में जो रहता है, घड़ी में आपके जो होता है, वो यूटीसी के बेसिस पे चलता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम वगैरह से आप कोऑर्डिनेट उसको कर सकते हैं। तो पूरी अर्थ के ऊपर जो है वो अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ी है, या फिर आपने जीसी लोंग वगैरह पढ़ी है, तो आपने वर्ल्ड टाइम जोन्स के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। 360 डिग्री अर्थ जो है रोटेट करती है 24 आवर्स के अंदर, और 24 आवर्स के अंदर करती है, राइट। तो उसके पर्सपेक्टिव से पूरी अर्थ को 15 टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, और ये जितने वर्ल्ड के स्टैंडर्ड टाइम होते हैं वो यूटीसी के साथ, यानी कि जो ग्रीनविच के साथ कोऑर्डिनेट होता है, उसके साथ वो मेजर किए जाते हैं। तो आपको पता है कि अर्थ के ऊपर टाइम कहाँ होगा, कौन सी कंट्री में कितना टाइम होगा, इंडिया में कितना टाइम होगा, ब्रिटेन में कितना टाइम होगा, सब हमें पता होता है। इंडिया का जो अर्थ के ऊपर जब हम लोग टाइम यूज करते हैं, वही टाइम आज हम लोग मून के ऊपर भी यूज करते हैं, सेम टाइम। लेकिन अर्थ और मून के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
ये डिफरेंस हमें नॉर्मली नहीं पता चलता है, लेकिन जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, माइक्रो 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 सेकंड तक जो एक्यूरेट होती हैं, उनसे हमें पता चला कि मून और अर्थ के टाइम में डिफरेंस होता है। अगर दो घड़ियां हैं, दो वॉच हैं, अगर आप उसको अर्थ पे और मून पे एक टाइम पे सेट कर दोगे और एक साल के बाद आप देखोगे, दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि ग्रेविटी, स्पेस वगैरह वो सब उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। नाउ नासा का ये आइडिया है कि क्योंकि आने वाले फ्यूचर में वर्ल्ड के बहुत सारे स्पेस एजेंसी ऐसी हैं जो मून के ऊपर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस रहेगी। आने वाले 20-30 सालों में, 50 सालों में यू विल रियलाइज कि मून के ऊपर इंसान परमानेंट रह रहे हैं। वहीं पे यूपीएससी का कोचिंग चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जब अलग अलग मिशन वहां पे जाएंगे अलग अलग कंट्रीज के, तो उनको तो आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो वो कोऑर्डिनेट बेटर तरीके से कर सकें, इसलिए हम लोग अर्थ का टाइम यूज नहीं करेंगे, हम लोग मून का टाइम यूज करेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि भैया अभी हम लोग मून के ऊपर एक सिस लूनर ऑपरेशन करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे मून का लोकल टाइम डिसाइड करेंगे। तो जैसे अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइम जोन होते हैं, 15 टाइम जोन है, तो वहां पे सिर्फ एक ही टाइम जोन होगा मून के ऊपर। ठीक है, वो हम लोग वहां पे यूज करेंगे। अभी क्या होगा प्रॉपरली उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है, लेट्स सी, इसको हम लोग दोबारा से कभी टॉपिक को करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा रेडिकल आइडिया, ऐसा लगता है किसी मूवी मूवी की बात कर रहे हैं, बट ऐसा होगा फ्यूचर में। ठीक है, इंसान मून के ऊपर जाएगा, हर कंट्री जाएगी, अभी दोबारा से कंपटीशन होने वाला है। कोल्ड वॉर तो चला गया, लेकिन एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है, राइट। तो रशिया तो भी रेस में उतना ज्यादा नहीं है, तो चाइना अमेरिका के बीच में नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे स्पेस के लिए भी, स्पेस हेजमनी या स्पेस पावर की बात करें, तो उसका एस्टेब्लिश करने की लड़ाई यहाँ पे चल रही है। तो दोबारा से अभी अमेरिका जब मून के ऊपर एस्ट्रोनॉट को भेजेगा, तो चाइना के ऊपर भी प्रेशर बनेगा, चाइना भेजेगा तो रशिया भी आएगा पीछे से, रशिया आएगा तो फिर इंडिया भी पीछे से आएगा। तो आने वाले समय में बहुत सारी कंट्री अपने अपने मिशन मून पे भेजने वाली है, परमानेंट सेटलमेंट होगा वो, एकदम फिल्मों के जैसा। एनीवेज, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। द सोशो इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द एलपीजी प्राइसेस हाइक। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो पुअर पीपल हैं, बेसिकली पीवर चूड़े या फिर ऐसे लोग जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं, ज्यादातर कुकिंग फ्यूल के लिए वुड का यूज करते हैं, डंग, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कोल, चारकोल या केरोसिन वगैरह, इन सब चीजों का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है, राइट। हजार्ड होता है, हेल्थ हजार्ड होता है, पोल्यूशन होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है। तो सरकार ने सोचा कि यार इन लोगों को जो है क्लीन फ्यूल दिया जाए, और एलपीजी से क्लीन तो क्या ही होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसके लिए कोशिश किया है। 2009 में एक स्कीम चलाई गई थी, राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक स्कीम, जिसमें 45 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस दिए गए थे बिटवीन 2010 एंड 2013। फिर एक और स्कीम चलाई जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट करना शुरू कर दिया, अंदर पहल, ये 2015 में हम लोगों ने चलाई, जिसमें आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा। फिर 2016 में हम लोगों ने किया भैया डायरेक्ट होम रिफिल डिलीवरीज। ठीक है, आपके घर में ही डिलीवर करेंगे सिलेंडर को। फिर एक नया एक इनिशिएटिव लिया गया, गिव इट अप। मतलब ऐसे लोग जिनको सब्सिडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सब्सिडी छोड़ दें। और इंटरेस्टिंगली 10 मिलियन लोगों ने इंडिया में एलपीजी सब्सिडी को छोड़ दिया, वॉलंटरली, अपने आप ही। और जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर को छोड़ा, वो कनेक्शन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को दिए गए। फिर हम लोगों ने एक नई योजना चलाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई, कि जिसमें एलपीजी कनेक्शंस 80 मिलियन लोगों को दिए गए जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। इसमें सब्सिडी दिया गया, 14.2 केजी सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये का सब्सिडी दिया गया। फिर बाद में तो लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको 300 रुपये कर दिया सब्सिडी को। अब बात है, थोड़ा और आगे बढ़े। एक रिसेंट स्टडी ये की गई, जब अलग अलग कंट्रीज में एलपीजी प्राइसेस को देखा गया, 54 कंट्रीज में एलपीजी प्राइसेस को कंपेयर किया गया। इंडिया में एलपीजी प्राइसेस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा है इन 54 कंट्रीज में, जो कि 300 रुपये पर लीटर है। पाकिस्तान में भी इससे सस्ता है, बांग्लादेश में भी इससे सस्ता है। और एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर, जलपाईगुड़ी, वहाँ पे कुछ सर्वे किया गया और ये पाया गया कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, बिकॉज जलपाईगुड़ी में अराउंड 37-38% पीपल आर बिलो पॉवर्टी, वो ज़्यादातर एलपीजी सिलेंडर का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि एलपीजी सिलेंडर को भरवाना, यार वो दिन के 200-250 रुपये कमाते हैं।
ठीक है, साल में एक बार या मैक्सिमम दो बार वो लोग एलपीजी को भरवाते हैं। बाकी साल भर तो वही लकड़ी का यूज करते हैं, डंग का यूज करते हैं, काव डंग का। तो ये सर्वे जब ये पाया गया तो ये पता चला कि जो एलपीजी के इतने ज्यादा हाई प्राइसेस हैं, इसका आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो एक यहाँ पे चीज देखी गई है। तो क्या कर सकते हैं फिर हम लोग? पहली बात तो आपका एलपीजी के प्राइसेस को ही कम करना पड़ेगा, इसमें और कोई चारा है नहीं। दूसरा, आप कुछ ऑल्टरनेटिव खोज सकते हो। जैसे जलपाईगुड़ी के अंदर कुछ लोकल कम्युनिटीज वगैरह ने, या वहाँ पे लोकल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने ये कहा कि भैया ऐसा करो, आप जंगल में जाके लकड़ियां मत लेके आओ, आप अपने लोकल जो पंचायत की जमीन है वहीं पे नेटिव जो ट्री स्पीसीज हैं जो लकड़ी के लिए यूज किए जा सकते हैं, आप उनका ही यूज करें। ठीक है, उसके अलावा जो कुकिंग स्टोव्स हैं आप यूज करिए, एफिशिएंट कुकिंग स्टोव्स आप यूज करिए। इस तरह की कुछ कुछ चीजें जो हम यहाँ पे बताई हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो एलपीजी का प्राइस है ये सबसे बड़ा एक इशू है। एलपीजी, एक तो बात क्या है ना, एलपीजी सिलेंडर जिस घर में नहीं है वहां की औरतों को बहुत सारा टाइम लकड़ी कलेक्ट करने में ही चला जाता है जंगल से। अब इसके लिए बहुत सारे रिस्क होते हैं, आपको वाइल्ड एनिमल अटैक कर सकते हैं, राइट, अब्यूज भी आपका हो सकता है, कोई छेड़खानी आपके साथ कर सकता है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है जो आप कहीं और कर सकते थे, राइट, कोई और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कर सकते थे। तो एलपीजी एक कॉस्ट इफेक्टिवली अगर एलपीजी प्रोवाइड करवाया जाए तो ये इट कैन बी अ गेम चेंजर। सिर्फ उसके घर में सिलेंडर रखना काफ़ी नहीं है, उसका यूज़ भी होना चाहिए, और यूज़ तभी होगा जब उसका प्राइस अफोर्डेबल होगा, जो कि आज के समय में नहीं है। ठीक है, चलो एडिटोरियल की बात करते हैं। हमारे पास दो रिपोर्ट के बारे में बात करता है एडिटोरियल, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट के बारे में बात करता है। और ये दो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बात करता है भैया एजुकेशन, हेल्थ, इसको मेजर करता है इंडिया में। और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है वो रिच और पुअर की गैप को मेजर करता है। और दोनों ही रिपोर्ट में इंडिया का जो परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छा है नहीं। इंडिया का रैंक 2022 में इट वाज 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, तो बहुत पीछे हैं भैया हम लोग इस मामले में। और इंडिया को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया है। हम लोग श्रीलंका, बांग्लादेश से, नेपाल से भी नीचे हैं। और एक चीज में जहां पे इंडिया ने इंप्रूव किया है वो है जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव किया है। पहले 2021 के अंदर इंडिया का जो रैंक था वो था आपका 122, इंडिया का रैंक 2022 के अंदर हो गया 108। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा इंप्रूव किया है। बट मजे की बात यह है कि इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वीमेन का वो वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है, विच इज ओनली अराउंड 28%। जबकि मेल का जो पार्टिसिपेशन है दैट इज 76%, 47 का परसेंट का गैप है। ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं है। ये समस्या हमारे यहाँ पे है। अगर आप इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो क्या ही कहने, पिछले 2 हफ्ते में 2 बार इस टॉपिक को करवा चुका हूं आपको। इंडिया में जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 15% इनकम कमाती है। इंडिया का जो टॉप 1% है ना, उनकी जो एवरेज जो इनकम है दैट इज 5.3 मिलियन, 53 लाख रुपए कमाते हैं, जो कि एक आम इंडियन से 23 टाइम्स ज्यादा है। जो बॉटम 50% लोग हैं ना इंडिया में, उनकी जो इनकम है दैट इज ओनली 71,000 पर ईयर। जो मिडिल क्लास जिसको आप बोलते हैं, मिडिल क्लास जो 40% है, उनकी इनकम इज 1,65,000 ओनली। तो बहुत गरीबी है भैया देश में। जो टॉप वाले हैं 10% वो मजा ले रहे हैं, और टॉप 1% वाले तो बहुत ही ज्यादा मजा ले रहे हैं। इंडिया के जो बहुत टॉप में लोग बैठे हुए हैं ना, रिचेस्ट 10,000 लोग जो इंडिया में हैं, 480 मिलियन रुपीज साल भर का कमाते हैं, जो कि एक एवरेज इंडियन से 2,000 टाइम से भी ज्यादा है। ये आपको चीजें नजर है। मजे की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में, 7-8 सालों में, जो पुअरेस्ट लोग थे इंडिया में उनकी इनकम थोड़ी सी राइज की है। जो मिडिल इनकम वाले थे 40%, इनकी इनकम कम हुई है। यानी कि इंडिया में मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है, कम हो रहा है। इंडिया में जो हाउस होल्ड डेट है
जो कर्जा चढ़ गया घरों के ऊपर, दैट इज 40% ऑफ जीडीपी, विच इज अब तक आफ्टर इंडिपेंडेंस इतना ज्यादा कभी हुआ ही नहीं। सेविंग रेट इंडिया में लोएस्ट है जब से इंडिया आजाद हुआ है। तो ये चीजें क्या दिखा रही हैं कि हालत बहुत खराब है। तो ये जब इनइक्वालिटी इतनी बढ़ेगी देश में तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। अब सीधी सी बात है, जब मान लो कहीं पे ड्रोट आ गया, पेंडेमिक आ गया, हीट वेव चल रही है, बीमारियां फैल गई, तो वहां पे आम आदमी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो सेविंग ही नहीं है, हॉस्पिटल का बिल नहीं दे पाएगा, सुविधाएं नहीं ले पाएगा। तो वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एक्सट्रीम इवेंट के केस में। एक गरीब आदमी के लिए या एक आम आदमी के लिए सोसाइटी में ऊपर जाना, अपग्रेड करना, उसका एक तरीका हो सकता है एजुकेशन, और है ही। आप बहुत गरीब परिवार से हो भैया, आप आईपीएस बन जाइए, बस खत्म। लेकिन जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे देगा, और एजुकेशन अगर नहीं देगा तो अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा। तो एक गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है, क्योंकि नहीं बच्चों को एजुकेशन नहीं बात दे पाता, उसको अच्छा फूड नहीं दे पाता, ना उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, ना उसकी एजुकेशन रहती है, तो वो भी गरीब, उसका बाप भी गरीब, उसके बच्चे भी गरीब, खानदान ही गरीब हो गए बेचारे। ये दिक्कत होती है जब बहुत ज्यादा इनिक्वालिटी हो जाती है। और गरीब आदमी क्लोथिंग के लिए, फूड के लिए, अपने सर पे छत के लिए लड़ रहा है बेचारा, 24 घंटे काम कर रहा है, पेट में अनाज नहीं है। तो ये कोई डिग्निफाइड लाइफ थोड़ी है। तो आप एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते अगर आप पुअर हो तो। और ऑफ कोर्स फिर क्राइम रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि समाज में सोशल ट्रस्ट का खत्म हो जाता है। ये सब दिक्कतें। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में, इनइक्वालिटी को दूर नहीं कर पा रहे हम लोग। तो एक तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत कम है, लैक ऑफ एजुकेशन, अर्ली मैरिज, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब वीमेन को करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अधिकार बहुत कम है। तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ता है। पुअर कवरेज ऑफ स्कीम, स्कीम के नाम पे हमारे यहाँ पे लाखों स्कीमें हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जाके बात करते हैं तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है। ऊपर से पैसा आ रहा, नीचे पहुंच ही नहीं रहा है। पुअर कवरेज ऑफ स्कीम, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। अब कोविड 19 जैसे बात करें, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो गया, अभी गाजा में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो जाएगा। अब उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन आता है। अब इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा पुअर आदमी ही मारा जाता है बेचारा। यस। हाई लेवल ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर, 90% लोग इंडिया में तो इनफॉर्मल सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में आपकी सैलरी बहुत कम होती है, वेजेस बहुत कम होते हैं, ना आपको सोशल प्रोटेक्शन मिलता है, ना आपको किसी तरह का कोई बीमा या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। और स्क्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न, राइट। इंडिया में कुछ खास सेक्टर ही ग्रो कर रहे हैं, बाकी सेक्टर में तो राम भरोसे ही चल रहे हैं। तो जो उन खास सेक्टर में लोग हैं वो ग्रो कर रहे हैं, जो नहीं है वो बेचारे मारे जा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं। एक आजकल वेल्थ टैक्स की बात चल रही है कि गरीबों को, जो सुपर रिच लोग हैं इंडिया में, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, बिलीनियर्स हैं, ठीक है, ये मल्टी मिलियनियर्स हैं, उसको हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर सकते हैं गरीबों में, अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके अकाउंट में पैसा करवाइए, करवा भी सकते हो, बट अलग अलग सब्सिडीज वगैरह के थ्रू कर सकते हो। मिनिमम वेज रेट को इंडिया में बढ़ाने की जरूरत है। गांव में आज भी चले जाओ, बहुत सारी जगह पे वही दिन की 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये दिहाड़ी है। अब इसको कम से कम 500, 600, 700 रुपये करिए, राइट। एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप कितनी भी डेवलप्ड कंट्री को देखोगे ना, इस जगह पे बहुत फोकस करते हैं, इसलिए वो डेवलप्ड भी हैं, राइट। और जो रिड्यूस एक्सक्लूजन एरर इन द स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें एक्चुअली जो बेनिफिशियरीज हैं, होने चाहिए, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है ड्यू टू सो मेनी रीजंस। लीकेज होती है, करप्शन वगैरह सब रहता है। तो इनको थोड़ा सा दूर करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोशिश करेंगे, टाइम लगता है नो डाउट, इंडिया जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, टाइम लगेगा। लेकिन नीयत अच्छी होगी, पॉलिटिकल विल पावर होगी, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।